अस्सलाम वालेकुम। बहुत खुश हैं पाकिस्तानी यूट्यूबर्स, पाकिस्तानी सहाफ़ी और बहुत कुछ पाकिस्तानी सियासतदान, और खुशियां वो इस बात पे मना रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उड़ा कर रख दिया है पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को। बेज़ाहिर उन्होंने पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को नहीं उड़ाया, बल्कि उन्होंने 2/3 अक्सरियत से जो आईनी तरमीम होने जा रही थी उसका रास्ता रोका है। यही वजह है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल या PTI, जो भी आप उसको नाम दे लें, उसकी मखसूस नशिस्तों का फैसला कई बार अदालत के सामने आया, लेकिन अदालत ने इस किस्म का रद्द-ए-अमल पहले कभी नहीं दिया। उसकी वजह यह थी कि अब जो फैसला उन्होंने दिया है वो बेसिकली उनके अपने मफाद की तर्जुमानी करता है। वजह यह है कि जो जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ था उसमें अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने यह अंदिया दिया था कि पार्लियामेंट कुछ आईनी तरमीम लाना चाह रही है, और मेरा ख्याल है कि आज के दिन सबसे ज्यादा शर्म आनी चाहिए मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को। जी हाँ, ये बात मैं क्यों कर रही हूँ, उसकी वजह यह है कि पूरी दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता कि 4 जजेस बैठकर खुद ही ये फैसला करना शुरू कर दें कि अच्छा अब मंसूर अली शाह आएगा, अब मुनीब अख्तर आएगा, अब अतर मिनुल्लाह आएगा, अब ये आएगा तो अब वो आएगा। कहीं ऐसा नहीं होता। पूरी दुनिया के अंदर पार्लियामेंट इस बात का फैसला करती है कि कौन से जजेस सुप्रीम कोर्ट को चलाएंगे, लेकिन पाकिस्तान में जहां जिसके पास जो इख्तियार आ गया है वो उससे आगे नहीं जा रहा। आपको आर्मी चीफ की एक्सटेंशन तो बहुत बुरी लगती है, उस पर तो बड़ा ववेला मचता है कि जी अब बाजवा को एक्सटेंशन दे दी थी। तो ये जो जज एक दूसरे को एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन दिए जाते हैं, वही खानदान है, चंद मखसूस खानदान है, कुछ मखसूस चेंबर्स हैं जिनका मंजूर नजर जज नस्ल दर नस्ल आए जा रहे हैं, और उसका बज़ाहिर कोई इख्तिताम नजर नहीं आता। एक सुनहरी मौका हासिल हुआ था पार्लियामेंट को, कब? 18वीं तरमीम के मौके पर, जब आसिफ अली जरदारी ने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से यह दरख्वास्त की कि जजेस की तकर्री के मामले को पार्लियामेंट के ताबे कर लिया जाए। लेकिन उस वक्त मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और ही हवाओं में थे, राना सनाउल्लाह साहब और उनके इफ्तिखार चौधरी साहब ये हवाओं में उड़े जा रहे थे। तो इनको बड़ा बुरा लगा, इन्होंने कहा नहीं, जब जज हमारा अपना चीफ जस्टिस बैठा हुआ है, कई साल उसने बैठना है, तो क्या जरूरत पैसे शैसे खाओ, जुर्माने करवाओ, हुकूमत को चलने ना दो। आज मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को यकीनन सवाल तो बड़ा आया होगा। ये सोच रहे थे कि इलेक्शंस में सोलो फ्लाइट लेकर जा रहा हूं, और आखिरकार क्या होगा कि अब जजेस मेरी मर्जी के, एक जज मेरी मर्जी का आ गया है, उसको एक्सटेंशन दिलवा लूंगा और ये सारा कुछ हो जाएगा। अच्छा, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस पे मौकफ देखें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ा दर्द उठा हुआ है जमहूरियत का, आइन का, कानून की हुक्मरानी का। आप मुझे इंसाफ से बताएंगे, अगर आज मंसूर अली शाह की बजाय जस्टिस इजाजुल एहसन को आगे चीफ जस्टिस वो आ रहे होते और उनको एक्सटेंशन देने का मामला होता, फायज ईसा साहब को चले साइड पे रखते ना, उनको साइड पे रखते, तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जस्टिफाई ना करती? बिल्कुल करती जी, बिल्कुल करती। इन्होंने तो वो खोसा साहब की एक्सटेंशन को भी बहुत ज्यादा जस्टिफाई करने की कोशिश की थी। लेकिन जब असल में बात यह है कि जब अपने मफाद में हो तो सब कुछ ठीक होता है, और जब अपने मफाद में ना हो ना तो फिर सारा कुछ ही खराब हो जाता है। तो इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पराई खुशियों पर भगड़े डाल रही है। हालांकि ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली बैरिस्टर गौहर खान की काबिलियत से मुतासिर होकर नहीं दिया, बल्कि उन्होंने अपने मफाद के लिए दिया, क्योंकि उनके मफादात का टकराव होने जा रहा था। तो ये सिलसिला कोई पुराना चलता आ रहा है, ये कोई नई चीज नहीं है। पार्लियामेंट के इख्तियारात को रीराइट करने की, आइन की खुद साख्ता तशरीहात करने में हमारी सुप्रीम कोर्ट, चाहे वैसे उसका 140वां नंबर हो पूरी दुनिया में, लेकिन इस काम में नंबर 1 पे है, और अपने आप को इतनी मराद देते हैं, अपने आप को कभी 3-3 तनख्वाहें दे रहे होते हैं, कभी बोनस दे रहे होते हैं, क्या क्या इनके प्रोटोकॉल हासिल है। मैंने कभी नहीं सुना कि किसी जज या जर्नैल को उसकी 50 साल की उम्र में या 60 साल की उम्र में भी वो मर गया हो। बेहतरीन सहूलियात इनको हासिल है, इलाज मुआवजे की सहूलियात इनको हासिल है। इवन डॉक्टर्स या उनकी फैमिलीज को सरकारी अस्पतालों में भी, सरकारी अस्पतालों की बात कर रही हूँ, वहां मुफ्त इलाज की सहूलियात मुयसर नहीं है। लेकिन जजेस की फैमिलीज को, जजेस की जनरल्स की फैमिलीज को, उनके पता नहीं कितनी एक्सटेंडेड उनको फ्री यूनिट्स मिल रहे हैं रिटायरमेंट के बाद। दुनिया के किसी और मुल्क में चले गए हैं तो वहां पे उनको डॉलर्स में पेंशन मिल रही है। और यहाँ पे बस नहीं है, किसी का दामाद बैठा हुआ है किसी हाई कोर्ट का जज बनकर, किसी की साहबजादी, किसी का साहबजादा, ये सिलसिला चला आ रहा है। ये तब तक खत्म नहीं होगा जब तक पार्लियामेंट को सुप्रीम हमारी अवाम तस्लीम नहीं करेगी, जब तक अवाम पार्लियामेंट के साथ नहीं खड़े होगी।
सियासतदान करप्ट है, सियासतदान ये है, सियासतदान वो है। वो आसमा जहांगीर साहिबा सही कहती थी कि जब आपको पता चलेगा ना कि ये जनरल्स, और मैं उसमें ऐड अप करती चलूं कि जजेस भी, कि जब जजेस की भी करप्शन का आपको पता चलेगा ना तो आपको सियासतदान फरिश्ते नजर आएंगे। सियासतदान 10 रुपए की करप्शन कर रहा है तो 2 रुपए अवाम पे भी खर्च करने पे मजबूर, लेकिन ये किसी को जवाब दे नहीं है। ये ब्यूरोक्रेट्स ऑफ पाकिस्तान, ये जुडिशरी ऑफ पाकिस्तान, ये एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान, दे आर अकाउंटेबल टू एब्सोल्युटली नो वन। बहरहाल बात लंबी हो गई और मुझे इस चीज पर जाती तौर पर बड़ा अफसोस है कि एक और मौका जाया हो गया, पार्लियामेंट के सुप्रीम बनने का एक और मौका जाया हो गया। बहरहाल आगे चलते हैं। तरमीनुल्लाह साहब ने अभी इस तरह के कई फैसले देने हैं, मंसूर अली शाह का दौर भी हमने देखना है, तो देखते हैं आगे। असल में फायज ईसा साहब जो हैं इन्होंने खुद भी इस किस्म की हरकत फरमाई है। इफ्तिखार चौधरी साहब की वजह से जो रिकॉर्ड के केस में हमें बिलियंस ऑफ डॉलर के जुर्माने हुए थे आलमी अदालतों में, उस वक्त ये बड़े खुश थे। बेसिकली फायज ईसा साहब को इफ्तिखार चौधरी लेकर आए थे बलोचिस्तान से, यहाँ पे लेकर आए थे इनको। तो फायज ईसा साहब ने भी ऐसी कई चीजें की बहुत सारी सियासी जमातों के खिलाफ, और बाद में जब खुद पर पड़ी, जब खुद के खिलाफ रेफरेंस आया तो पता चला कि सियासतदान जब जेलों में जाते हैं और अदालतों में पेशियां भुगतते हैं, उनकी बेटियां आकर अदालतों में पेशियां भुगतती हैं, तो कैसा लगता है। तो उनको तो समझ आ गई है, लेकिन अभी बाकियों की भी ट्रेनिंग होना बाकी है। तो कोई बात नहीं, जब तक हमारे सिपाहसलार जनरल आसिम मुनीर साहब मौजूद हैं, इंशाल्लाह इनकी ट्रेनिंग का भी वक्त आएगा। कुछ लोगों की ट्रेनिंग अभी हुई है, कुछ की भी होनी है। शेर अफजल मरवत के हवाले से दोबारा से खबरों में, और मसला फिर वही है, मुद्दा वही है, और इस पर हमने पहले भी बात किया कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन ये कोई छोटी मोटी शय नहीं होती, ये एक अच्छा खासा मतलब ओहदा होता है, और इसमें बहुत सारे मौके हासिल होते हैं आपको, लोगों को फेवर देने के, करप्शन करने के और बेशुमार चीजों के। तो जो पीटीआई है वो सही चीख रही है, क्योंकि पीटीआई के जो पुराने बंदे बैठे हुए हैं उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। ये असद कैसर, ये उमर अयूब तो बल्कि पीटीआई का पुराना बंदा नहीं, जो ये असद कैसर साहब जैसे, या फिर ये इवन जो खासतौर पे पख्तूनख्वा के लोग हैं, उनको बहुत बुरा लग रहा है कि हम तो पार्टी में इतने सालों से, अली मोहम्मद खान की बात कर लें, शहरियार अफरीदी की बात कर लें, और बेशुमार लोग, और जो नए लोग आए हैं जिस तरह रऊफ हसन या उमर अयूब खान है, इन सबको एक ही खतरा नजर आता है, वो शेर अफजल मरवत। और इतने मतलब डम्प है कि उनको ये नजर नहीं आता कि शेर अफजल मरवत किस तरीके से लीड कर रहा है पार्टी को, और मतलब उमर अयूब की बातों में या रऊफ हसन की बातों में किसी को कितनी की दिलचस्पी हो सकती है। तो शेर अफजल मरवत ने बनना है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन, आज नहीं तो कल, चाहे पीटीआई के ये चले हुए कारतूस जितनी मर्जी उसमें रुकावटें खड़ी करते रहे। पहले चूंकि उनके भाई को भी इसी तरीके से हटाया गया था, उनको डीनोटिफाई किया गया था, और अब इनका ख्याल है कि शायद अगर हम इस टेस्ट लगा के देखा है कि अगर कोई बात नहीं, शेर अफजल मरवत को भी साइड पे कर देंगे तो क्या हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होना। शेर अफजल मरवत को साइड पे करना इतना आसान नहीं है। इंशाल्लाह कल मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।